व्हेन वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल, सो हम लोगों की डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट की, सेल्फ रूल की, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, कि हम लोगों को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। और उसके लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट वी वांट टू बी सोवरेन, हम लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो उसके लिए ब्रिटिशर से हम लोगों ने डिमांड की थी कि हम लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने दो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, आप आगे आ जाइए, आप दोनों भी, आप भी आगे इनके पास जाओ, आप भी आ जाओ, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी, बनाएगी, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन हमें मिली थी। उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी। एक प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, 8th क्लास में पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर याद हो तो। कैबिनेट मिशन एक प्लान आया था और उसने अलाउड किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग बना सकते हैं। उससे पहले ब्रिटिशर्स मना कर रहे थे कि आप ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बना सकते, ठीक है। चलो उसमें बाद में बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ये 3 वर्ड हैं, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। ये मैंने बताया था कि हमने कहाँ से लिए हैं, बताया था, नहीं बताया, ओके। ये 3 वर्ड जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए। 9th क्लास याद करो, पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ईयर बता दो फिर। 1789, वेरी गुड। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये 3 वर्ड काफी फेमस हुए थे, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि हमने कौन सी 3 वर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हैं, या फिर ये 3 वर्ड हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लिए हैं, तो वो हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए, ठीक है। प्रियम्बल का आइडिया कहां से लिया था, यूएसए से। प्रियम्बल की लैंग्वेज कहां से ली थी, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो उसी तरह से ये 3 वर्ड स्पेसिफिकली हम लोगों ने कहां से लिए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए थे। कब हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कौन बताएगा? बताओ क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? कोई नहीं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, उसके नियर अबाउट की क्या प्रोसेस थी। खड़े हो, खड़े हो। किससे लिबर्टी ली थी? मोनार्क से। बैठ जाइए। पहले पूरे वर्ल्ड में मोनार्कियल सिस्टम होता था, ठीक है। अगर हम सिस्टम्स की बात करें, हमने एक पर्सन पढ़ा था, कार्ल मार्क्स। कौन थे ये? कार्ल मार्क्स एक पर्सन हमने पढ़ा था, कौन थे ये? फादर ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। तो इन्होंने वर्ल्ड को ये बताया था कि जो वर्ल्ड में हम लोग हिस्टोरिकली मूव हो रहे हैं, आगे चल रहे हैं, वो प्रोडक्शन या वो मूवमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है? इस चीज पे डिपेंड करता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास होगी। अब इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बेसिक टर्म बताए थे पहले, कि जब मैं इनको यूज करूं तो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि जब मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल रहा हूं तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जो मैनकाइंड का इवोल्यूशन है, जो मैनकाइंड इवोल्व होके आज इस स्टेज पे पहुंचा है, जिस मॉडर्न स्टेज पे हम हैं, जिसको हम मॉडर्निटी बोलते हैं आज के टाइम को, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन कैसे हुआ? उसने बताया कि सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। प्रिमिटिव मतलब पुराना, और कम्युनिज्म मतलब, बताओ कम्युनिज्म पढ़ ही नहीं रहे हो फिर आप लोग घर पे। एक ऐसी फिलॉसफी जो बोलती है कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। तो क्या आदि मानव के टाइम पे प्राइवेट ओनरशिप थी क्या? नहीं थी,
ठीक है, तो सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, कोई भी कहीं पे भी जा सकता था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ही नहीं। हम पुराने आदि मानव की बात कर रहे हैं, जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे, पैलियोलिथिक पीरियड, स्टोन एज जिसको आप पढ़ोगे, ठीक है, वहां पे कोई प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था ना, क्योंकि वहां पे फैक्टर ऑफ ओनरशिप, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप वो कॉमन थी सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही सिस्टम को हमने क्या बोला था, कम्युनिज्म का सिस्टम है, जहां पे प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, वो कौन सा सिस्टम है, कम्युनिज्म है। फिर उसने बताया कि क्या हुआ हिस्ट्री में कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप में को जिन्होंने मास्टरी हासिल कर ली, किसमें, औजार बनाने में, जो आप लोग पत्थर के वो पढ़ोगे, एरो बनाने में, ठीक है, या स्टोन से कोई भी हथियार बनाने में कुछ लोगों ने मास्टरी हासिल कर ली, ठीक है, तो वो बन गए मास्टर, और बाकी को उन्होंने बना लिया स्लेव, दास। तो जो पुराना सिस्टम था प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद का जो सिस्टम आया वो था मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। मास्टर वो होते थे जो जितने भी उस टाइम पे मशीन बन सकती थी, उस टाइम के लिए तो वही मशीन थी एरो कि कितने जल्दी वो किसी भी एनिमल को किल कर सकते हैं, ठीक है, तो उन चीजों को, हथियारों को बनाने में मास्टरी जिसने हासिल कर ली वो हो गए मास्टर, और बाकी हो गए स्लेव। फिर आया धीरे धीरे, ये था वॉन्डरर लाइफ, जब आदमी इधर उधर घूमता था। फिर सेटल्ड लाइफ आई। सेटल्ड लाइफ आप लोगों ने पढ़ी थी, कब आई पहली बार, सेटल्ड लाइफ लगभग 10,000 साल पहले, जब पहली बार एग्रीकल्चर नाम की कोई चीज आई, कि जो भी उसको चाहिए था पर्सन को, वो एक ही जगह पे ग्रो कर पा रहा था, तो उसको फूड के लिए, भोजन के लिए इधर उधर नहीं घूमना पड़ता था, ठीक है। तो सेटल्ड लाइफ आई लगभग 10,000 साल पहले, ठीक है, मेहरगढ़ में स्टार्ट होगी। आज मेहरगढ़ जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाकिस्तान के अंडर में आता है। मेहरगढ़ एक प्लेस है, आप लोग पढ़ोगे हिस्ट्री में, ठीक है। तो सेटल्ड लाइफ आई, तो ये जो मास्टर थे ये फ्यूडल लॉर्ड बन गए। क्या बन गए, फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडल एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे एक पर्सन के पास बहुत सारी जमीन होती है और वो उस जमीन को रेंट पे देता है किसी को, कि आप फूड ग्रो करो और मुझे टैक्स पे कर देना, या कुछ जो आपने ग्रो किया उसका एक सर्टेन अमाउंट मुझे पे कर देना, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम आया। कौन सा सिस्टम आया, फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम आया तो जो ये मास्टर थे ये बन गए फ्यूडल लॉर्ड, और जो ये स्लेव थे ये बन गए पीजेंट, जो उनके खेतों में काम करते थे। ये पुराने सिस्टम की बात कर रहे हैं, बहुत पुराना सिस्टम। ये बात कार्ल मार्क्स ने बताई कि ये सोसाइटी ऐसे मूव हुई है, ठीक है, और वो आगे तक की बता के गया है कि कैसे मूव होगी आगे सोसाइटी, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको, इसकी फिलोसफी को पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था फिलोसफी तो आप लोग भी दे सकते हो, लेकिन आपकी फिलोसफी कहीं ना कहीं ह्यूमन ऑल ओवर सिविलाइजेशन पे एक इम्पैक्ट डालनी चाहिए, तभी उसको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो उसने बताया पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, मतलब आदि मानव घूमता था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था। फिर कुछ लोगों ने मास्टरी हासिल कर ली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। उस टाइम पे वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते थे, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब उस टाइम पे क्या था, खाना। खाना कैसे मिल सकता था, एनिमल्स को किल करके। तो एनिमल्स को किल करने के लिए जो हथियार चाहिए थे उनको बनाने में जिसने मास्टरी हासिल कर ली वो मास्टर हो गया, और बाकी उसके गुलाम हो गए, स्लेव हो गए, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब सेटल्ड लाइफ का कंसेप्ट आया तो जो ये मास्टर थे वो बन गए फ्यूडल लॉर्ड। उन्होंने बहुत सारी जमीनें ले ली अपने अंडर में कि ये जमीन मेरी, ये मेरी, क्योंकि स्लेव थे वो उनके अंडर में काम कर रहे थे, तो वो उनके अगेंस्ट में बोल नहीं सकते थे ज्यादा। बंधुआ मजदूर थे, बॉन्डेड लेबर जिसको बोलते, जो कहीं कहीं आपको आज के टाइम पे भी मिल जाएगा, बॉन्डेड लेबर, ठीक है, स्लेवरी जिसको बोलते हैं। तो ये स्लेव थे, तो इनको इन्होंने कन्वर्ट कर लिया फिर पीजेंट में, कि ये हमारी जमीन है और आप लोग ग्रो करो। पुरानी मूवीज में अगर आप देखते होगी तो पुराने टाइम पे पूरे वर्ल्ड में ये फ्यूडल सिस्टम था। ये आप लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में कि यूरोप में फ्यूडल सिस्टम होता था, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो वो यही फ्यूडल सिस्टम होता था।
जहां पे ऊपर फ्यूडल लॉर्ड होते थे और नीचे पीजेंट्स होते थे, ठीक है। फिर इसने बताया कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड और पीजेंट हैं, यानी फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आएगा वो आएगा कैपिटलिज्म का। किसने बताया? कार्ल मार्क्स ने। कैपिटलिज्म में क्या होगा, ये जो फ्यूडल लॉर्ड थे ये बन जाएंगे ओनर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, और पीजेंट्स क्या बन जाएंगे? वर्कर। तो ये उसने बताया पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर मास्टर स्लेव रिलेशनशिप आया। ये बहुत बड़े बड़े टाइम पीरियड की बात कर रहा है सोसाइटी में, कई कई सालों की, कई कई 100 ईयर्स की, कि बहुत सारे 100 ईयर्स तक प्रिमिटिव कम्युनिज्म रहा, फिर कई सालों तक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप रहा, फिर उसके बाद फ्यूडल सिस्टम आया, ठीक है, जमींदारी सिस्टम बोल दो फ्यूडल सिस्टम को, जहां पे एक जमींदार होता था जिसकी जमीन होती थी और उसके नीचे पीजेंट्स होते थे, ठीक है। फिर फ्यूडलिज्म के बाद उसने बताया आया कैपिटलिज्म। अब जो ये फ्यूडल लॉर्ड थे इन्होंने फैक्ट्रीज बनानी स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे मशीन डेवलप होती गई, अलग अलग मशीनरी डेवलपमेंट होती गई, वैसे वैसे इन लोगों ने फैक्ट्री बनानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि इनके पास तो पैसे थे, कभी से जमींदार थे, ठीक है। और जो इनके पीजेंट्स थे उनको इन्होंने रख लिया वर्कर की तरह। तो ये आया कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये सारी बात कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक में लिखी है, दास कैपिटल, जो हमने पढ़ा था कि उनकी एक बुक थी दास कैपिटल, उसमें ये सारी चीजें वो लिख के गया हुआ है, ठीक है। कैपिटलिज्म के बाद उसने बताया कि जो नेक्स्ट सिस्टम आएगा वो आएगा सोशलिज्म का, कि एक टाइम ऐसा आएगा, कार्ल मार्क्स ने ये बोला था, एक टाइम ऐसा आएगा ये जो पीजेंट है, जो ये वर्कर है, ये फैक्ट्रियों में बुरी तरह पीसेंगे, घंटों घंटों काम करेंगे, ठीक है। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब के अंदर एक कॉन्शियसनेस जागेगी, उसमें ये सब मिलके एक हो जाएंगे और रिवोल्ट कर देंगे, रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है। और रिवॉल्यूशन होगा तो ये जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है ये सोशलिज्म के सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। सोशलिज्म का मतलब एक गवर्नमेंट बनेगी, वो गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, क्लियर है। फिर कुछ सालों तक सोशलिज्म रहेगा, जैसे अभी सोशलिज्म चल रहा है। अगर आप बात करोगे तो अभी कैपिटलिस्ट कंट्री जो है, अमेरिका जैसी कैपिटलिस्ट कंट्री, वहां पे भी सोशलिज्म है, वहां पे भी गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। अगर आपको नहीं पता है तो अमेरिका में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट वहां पे भी मिलता है, हालांकि वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, क्लियर। सोशलिज्म के बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आएगा कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वो आएगा मॉडर्न कम्युनिज्म। मतलब एक ऐसा सिस्टम आएगा जहां पे फिर से प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, सब लोग इतने एजुकेटेड होंगे कि वो मिलजुल के रहेंगे और अपने स्किल के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेंगे। ये उसका विचार है कि ऐसा कुछ होगा। अब होगा नहीं होगा वो टाइम बताएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिस्टम ये पर्सन पहले ही बता के गया हुआ है। ये बात इसने 17वीं शताब्दी में बता दी थी कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और सोशलिज्म आया तो मतलब वो कुछ हद तक सही चल रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, पहले वर्ल्ड में था, फिर उसके बाद मास्टर स्लेव रिलेशनशिप आया, फिर उसके बाद फ्यूडल और पीजेंट सिस्टम आया, फिर उसके बाद कैपिटलिस्ट सिस्टम आया, फिर उसके बाद सोशलिज्म आया और फिर उसके बाद मॉडर्न कम्युनिज्म आएगा। ये सारी बातें कार्ल मार्क्स बोल के गया हुआ है, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे कि जब फ्यूडल सिस्टम होता था, ये वाला सिस्टम, तो यहां पे किंग और क्वीन का सिस्टम होता था, ठीक है। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि लोग ये किंग और क्वीन से परेशान हो चुके थे। कौन परेशान हो चुके थे? ये
कार्ल मार्क्स का ये बोलना है कि जब भी नया सिस्टम डेवलप होगा ना, तो वो इसलिए होगा कि पुराने सिस्टम में एक रिवॉल्यूशन होगा। जब प्रिमिटिव कम्युनिज्म से मास्टर स्लेव आया, तो स्लेव्स दुखी हो जाएंगे एक टाइम पे आके, और वो रिवोल्ट करेंगे। वो रिवोल्ट करेंगे तो सिस्टम चेंज होगा, फ्यूडल पीजेंट सिस्टम आ जाएगा। फिर पीजेंट्स रिवोल्ट करेंगे एक टाइम पे, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम आ जाएगा। कैपिटलिस्ट में वर्कर रिवोल्ट करेंगे, सोशलिस्ट सिस्टम आ जाएगा। सोशलिज्म अपने आप को स्टेबल करने के लिए कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात उसने बोली थी। क्योंकि सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लोग रिवोल्ट का कोई प्लेस नहीं बचता है। क्योंकि रिवोल्ट का प्लेस क्यों नहीं बचता? क्योंकि आप गवर्नमेंट इलेक्ट कर रहे हो, उसको आप 5 साल के बाद बदल सकते हो। कैपिटलिस्ट सिस्टम तक, यहाँ कैपिटलिस्ट सिस्टम तक कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था जहां पे आप 5 साल के बाद किसी को बदल दोगे। फैक्ट्री के ओनर को नहीं बदल सकते ना 5 साल के बाद, ठीक है। यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड को नहीं बदल सकते थे, यहाँ पे मास्टर को नहीं बदल सकते थे। तो पहली बार एक ऐसा सिस्टम आएगा जहां पे लोगों के पास पावर ज्यादा होगी और वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को बदल पाएंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये सारी की सारी सिस्टम जो है वो कार्ल मार्क्स बता के गया था पहले ही कि ऐसा कुछ होगा। इसीलिए उस पर्सन को इतना इंपॉर्टेंस मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, कि उसने बहुत कुछ ऐसा प्रेडिक्ट किया जो नॉर्मल पर्सन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। बुक कौन सी थी इसकी? एक तो दास कैपिटल, और एक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये 2 बुक थी इसकी, दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये इसकी फर्स्ट बुक थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक्चुअल में कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी थी, इसका एक फ्रेंड था फ्रेडरिक एंजिल। तो कार्ल मार्क्स क्या था, वो लिखता रहता था हमेशा, उसको लिखने का बड़ा शौक था, वो लिखता रहता था। तो उसकी जो सारी राइटिंग्स थी, जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी राइटिंग्स को उठा के क्लब करके उसका फ्रेंड था फ्रेडरिक एंजिल, उसने उठा के उस बुक को कंपाइल करवाया था और उसका नाम दिया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। तो कई जगह पे आपको फ्रेडरिक एंजिल का नाम भी मिलेगा। किसमें? इस वाली बुक में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। लेकिन इसने लिखी नहीं थी, इसने कंपाइल किया था उसको। किसका फ्रेंड था, वो लिख के गया बहुत कुछ, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। और ये सब कुछ दास कैपिटल जब ये लिख रहा था बुक, या ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की लिख रहा था, उस टाइम पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो ये क्या करता था, उन मजदूरों के साथ रहता था, वर्कर्स के साथ रहता था जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, देखता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उनके साथ रह के, जहां वो रहते थे वहीं रह के ये सब कुछ करता था, ठीक है। और डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके और भी स्टोरीज हैं, हमारे काम की नहीं। आगे जब फर्दर आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, वहां पे आप पढ़ोगे इसको डिटेल में, कार्ल मार्क्स को, ठीक है। अभी अब सिस्टम लिख लो सारे के सारे। पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर उसके बाद लिखना मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, फिर फ्यूडल सिस्टम, फिर कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट सिस्टम, फिर सोशलिज्म या सोशलिस्ट सिस्टम, और फिर मॉडर्न कम्युनिज्म। ये साइकिल ऐसे चलेगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा इसलिए कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसको समझने के लिए, कि पहले हर एक जगह पे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया फ्यूडल सिस्टम होता था। जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए रूल करने के लिए तो क्या सिस्टम था? फ्यूडल सिस्टम था। प्रिंस होते थे या किंग और क्वीन होते थे, अलग अलग रियासतों के, अलग अलग प्रोविंशियल होते थे, प्रोविंस होते थे, तो उनके अलग अलग किंग और क्वीन होते थे। वो तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने उनको अपने अंडर में लिया और बाद में हमने यूनाइट करके एक पूरा इंडिया बनाया।
मैं इसको दोबारा लिखता हूं साफ साफ थोड़ा सा। पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर उसके बाद मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, फिर उसके बाद फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में फ्यूडल लॉर्ड होता था और पीजेंट होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा सिस्टम आया? कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो जो ये फ्यूडल लॉर्ड थे ये फैक्ट्री ओनर बन गए और जो ये पीजेंट्स थे ये वर्कर बन गए, ठीक है। उसके बाद सोशलिस्ट का सिस्टम आया, ठीक है, जहां पे गवर्नेंस का सिस्टम आया, इक्वेलिटी का कंसेप्ट आया, लिबर्टी का कंसेप्ट आया, ताकि जो ये पहले इक्वेलिटी नहीं थी वो इक्वल हो गए, ठीक है। और इसके बाद ये बोल के गया है कि नेक्स्ट जो सिस्टम आएगा वो मॉडर्न कम्युनिज्म का आएगा। अभी जो है ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिक्स है। मिक्स का मतलब है कुछ प्राइवेट के पास है, कुछ पब्लिक के पास है, ठीक है। और फिर यहाँ पे पब्लिक ओनरशिप हो जाएगा पूरा, मतलब प्राइवेट, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। दिख रहा है? ठीक है, लिखो। हाँ जी, ठंड लग रही है? फैन ऑफ कर दूं कि एसी ऑफ कर दूं? एसी ऑफ कर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसने बोला था, ऊपर लिखना है, ये सब कुछ कार्ल मार्क्स ने दिया है। उसका बोलना था हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ change in change in ownership of factors of production। कि जैसे जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता जाएगा, कि ओनरशिप में चेंज आएगा, ऐसे ऐसे एक नया हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? एक टाइम लाइन है कि कैसे कैसे चेंज आया है, ठीक है। हिस्ट्री वैसे देखोगे तो हिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री तो हर चीज हिस्ट्री है,
जो कल हो गया वो भी हिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो हिस्ट्री तो एक टाइमलाइन है जो चीजों को टाइमलाइन में मेजर करती है। तो उसने बोला था हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड कि हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड लिख लो बेसिकली, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ चेंज इन ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप में चेंज आता जाएगा एक नई हिस्ट्री बनती जाएगी। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ चेंज इन ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब जैसे आप लोग आगे फर्दर स्टडीज के लिए जाओगे, जब आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू वगैरह में जाओगे ना, तो वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे आपको कि इनसे दूर रहना, ये मार्क्सिस्ट है। तो मार्क्सिस्ट है तो आप समझ जाना कि वो क्या बोलना चाह रहा है। अगर हम बोले किसी पर्सन को ये मार्क्सिस्ट है तो मतलब ये मार्क्स की फिलॉसफी में बिलीव रखता है, मतलब इसका मानना है कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो किसी पर्सन को बोल रहे हैं कि ये कैपिटलिस्ट है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया में, टाटा, अंबानी, अडानी, इनको बोलते हैं ये कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिलीव रखते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये इस बात में बिलीव रखते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम से कम होना चाहिए, ठीक है, वो कैपिटलिस्ट हो गए। अगर बोले कि ये सोशलिस्ट है तो मतलब किसी पर्सन को बोले कि ये सोशलिस्ट पर्सन है, तो दैट मीन्स कि ये इस चीज में बिलीव रखता है कि एक गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, और जो ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन है वो मिक्स होनी चाहिए, प्राइवेट भी होना चाहिए और पब्लिक भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, जब धीरे धीरे हम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, तो ये टर्म वहां आपको मिलेंगी, दैट दिस पर्सन इज ए मार्क्सिस्ट, दिस पर्सन इज ए कैपिटलिस्ट, दिस पर्सन इज ए सोशलिस्ट। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ये वर्ड कि मतलब क्या है इनके, ठीक है। डन। कार्ल मार्क्स लगभग मिड ऑफ 16th सेंचुरी से लेके लगभग मिड ऑफ 17th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड में था। क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम उसको कवर नहीं करेंगे। ये भी मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे जो सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम, उसको सोशलिज्म में चेंज करने के लिए ये प्रोसेस की गई थी। डन, ठीक है। बुक निकालो, बुक में नेक्स्ट देखो क्या है। ये लिख लिया कि ये तीन वर्ड हमने कहां से लिए हैं, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी कहां से लिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, ठीक है। इंडेक्स खोलो अपनी बुक का, ये 10 चैप्टर पढ़ेंगे हम इस बुक में, ठीक है। बोलो मत तेजस, बोलो मत। पहला चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने क्या बताया था क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, कि जो एक सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल क्यों है वो और कैसे हैं, क्यों बने, किस लिए बनाए गए, वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना या किसी भी प्लेस का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो वो क्यों बनता है और कैसे बनता है, वो हम पहले चैप्टर में कवर करेंगे। सेकंड में राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप लोगों को फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, ठीक है, जो आप लोगों को सिविल राइट्स मिले हुए हैं, मतलब अदर देन फंडामेंटल राइट, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू वोट, राइट टू बाय प्रॉपर्टी। पहले राइट टू बाय प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता था, राइट टू बाय प्रॉपर्टी या राइट टू हैव प्रॉपर्टी पहले इंडिया में एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। कब तक, जब तक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं हुआ 1978 में, तब तक
राइट टू हैव प्रॉपर्टी इंडिया में एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ खत्म कर दिया गया। इससे पहले हमने कल की क्लास में भी एक अमेंडमेंट पढ़ा था, कौन सा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 44, 42 ये क्या है? वो नंबर है कि इससे पहले इतने अमेंडमेंट और हो चुके हैं, इससे पहले 43 अमेंडमेंट और हो चुके थे, ये 44th था। CAA का मतलब मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं? 368 आर्टिकल बोलता है हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। कौन कर सकता है अमेंडमेंट? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, मोरारजी देसाई उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। मोरारजी देसाई के बारे में खास बात यह है, ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ इंडिया। इससे पहले जितने भी पीएम बने इंडिया में, सबसे पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। उनकी डेथ हो गई ऑफिस में। मैंने आप लोगों को कहा था डेथ इन ऑफिस का मतलब क्या है? वाइल ऑन ए ऑफिशियल पोजीशन, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन बने? नहीं, फिर सेकंड में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। मतलब एक्टिंग का मतलब होता है टेम्परेरी, एक छोटे टाइम के लिए, जब तक हम फुल फ्लैज अपॉइंट नहीं करते किसी को, तब तक आप एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हो। तो गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे। कौन? गुलजारी लाल नंदा। ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखनी है धीरे धीरे, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कौन बने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर? गुलजारी लाल नंदा। फिर उस टाइम पे कांग्रेस का रूल था, उन्होंने फाइनलाइज किया कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हम बनाएंगे लाल बहादुर शास्त्री को। किसको? तो फुल फ्लेज सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन उस लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी थे, जो एक छोटे टाइम के लिए रहे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट जो है वो ऐसे खाली नहीं रह सकता, कि अगर नहीं है तो किसी को एक्टिंग बनाओ या किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा टेम्परेरी तौर पे, जब तक किसी को परमानेंट नहीं बना देते। ठीक है, तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया किसको? गुलजारी लाल नंदा को। पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी डेथ हो गई तो गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, फिर सेकंड फुल फ्लेज प्राइम मिनिस्टर बने लाल बहादुर शास्त्री। He also died in office. ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, वो डाइड इन ऑफिस। कैसे मरे थे ये? कुछ पता है आप लोगों को? 1965 में इंडो पाक वॉर चल रहा था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चला था 1965 में। ठीक है, तो वॉर को खत्म करने के लिए ट्रूस बोलते हैं, TRUCE। ट्रूस का मतलब होता है संधि करना, सुलह करना। तो ट्रूस या पीस ट्रीटी बोल लो, पीस ट्रीटी के लिए सुलह हो जाए दोनों देशों में, इसके लिए ये ताशकंद गए थे। ठीक है, ताशकंद इज द कैपिटल सिटी ऑफ ए कंट्री नेम उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। सेंट्रल एशिया मतलब एशिया कॉन्टिनेंट का जो सेंट्रल पार्ट है, वहां पे एक कंट्री है उज्बेकिस्तान। वहां पे बहुत सारी कंट्री है ऐसी, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ऐसी कई सारी कंट्री हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ोगे। तो वहां पे एक कंट्री है उज्बेकिस्तान, जहाँ पे उज्बेक लोग रहते हैं।
ठीक है, जैसे हम लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, ठीक है, आर्यंस के डिसेंडेंट मानते हैं, तो ऐसे ही उज्बेक लोग रहते हैं वहां पे, एक टाइप ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी है वो। तो उज्बेकिस्तान में उज्बेक रहते हैं, उसकी कैपिटल है ताशकंद। तो ताशकंद में वो एक पीस ट्रीटी के लिए गए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। वहां पे उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, जो आज तक एक कॉन्स्पिरेसी मानी जाती है कि ऐसा वो हार्ट अटैक नेचुरल था या मैन मेड था, तो उस पे आज तक उस बात पे सफाई नहीं आ चुकी। तो वो उनकी डेथ हुई थी हार्ट अटैक से, ठीक है। कहाँ पे? ताशकंद में। ताशकंद कहाँ की कैपिटल है? ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, मैं जो लिख रहा हूँ बोर्ड पे, पेपर में आए या ना आए, लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम हम देंगे वहां आएंगी ये सारी की सारी चीजें, और ये आपकी जर्नल अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो ताशकंद में उनकी डेथ हुई। अब इनकी डेथ हुई तो फिर से संकट आ गया कि किसको नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर याद आई गुलजारी लाल नंदा, और फिर से इनको एक्टिंग पीएम बनाया गया, ठीक है। कि तब तक पार्टी ये डिसाइड नहीं करती, पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी, कि ये डिसाइड नहीं करती कि नया प्राइम मिनिस्टर कौन बने, तो सेकंड टाइम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने गुलजारी लाल नंदा। तो आज तक यही एक ऐसा पर्सन है जो इंडिया में 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना है, ठीक है। नहीं तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो फुल फ्लेज प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब चाहे उनका टाइम पीरियड 5 साल ना रहा हो, एक नॉर्मल टाइम पीरियड जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एक प्राइम मिनिस्टर का होगा वो है 5 साल का, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो 5 साल चलती है। और प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट लिखवाया था, तो 5 साल चलेगी। तो 5 साल नहीं चली हो वो एक दूसरी बात है, कि एक शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए भी कोई प्राइम मिनिस्टर रहा है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी एक बार सिर्फ 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड है, वो हम कवर करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन एक्टिंग किसी को नहीं बनाया गया, इससे अलग, इस पर्सन से अलग कोई एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने इंदिरा गांधी, ठीक है। और इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज कर दी थी, अगर आप लोगों ने सुना हो तो 1975 में इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी इंडिया में। तो इमरजेंसी के प्रोविजन है इंडिया में, जो हम पढ़ेंगे नीचे वाले चैप्टर्स में, हम उन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इंडिया में इमरजेंसी लगा दी थी 1975 में। 3 तरह की इमरजेंसी इंडिया में लग सकती हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंस इमरजेंसी। कौन कौन सी इमरजेंसी लग सकती है इंडिया में? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, कौन से आर्टिकल में वो भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है। कब? 1975 में। तो उसके बाद इनका काफी विरोध हुआ और इनको ये चुनाव हार गए, और चुनाव हार गए तो नए प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, ठीक है। इससे पहले ये इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, मोरारजी देसाई इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, ठीक है। कोई नहीं, इसको छोड़ दो। कई बार मुझे लगता है कि मैं इतनी इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि आप लोगों को याद भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को हम फिर कभी कवर करेंगे, ठीक है, छोड़ दो उनको। तो मोरारजी देसाई बने नए प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये लेके आए 1978 में। ये प्रोविजन क्यों लेके आए थे? मेनली आपका नाम क्या है? इधर 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 देखो मेरी तरफ। जो ये प्रोविजन लेके आए थे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, ये इसलिए लेके आए थे कि इनसे पहले इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ चेंज कर दिया था, जिसको हमने पढ़ा कि इसका दूसरा नाम क्या था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसका दूसरा नाम क्या था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ चेंज ऐसे थे जो उनको लगा कि वो
इंडिया को डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब इंडिया एक सोशलिस्ट सिस्टम से एक तानाशाह सिस्टम बन सकता है, एक पर्सन का रूल हो सकता है इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और बहुत सारे प्रोविजन यहाँ के उन्होंने कट कर दिए, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कट किए थे, लेकिन वो इसलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे, ठीक है। इसमें जो एक मेन चीज उन्होंने किया था, अबोलिश राइट टू प्रॉपर्टी, जो आप लोगों को मेन याद रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी का राइट को फंडामेंटल राइट से हटा दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट आर आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। तो और या फिर ये बोल लो कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया। कौन सा राइट बना दिया? लीगल राइट वो राइट होते हैं जिनको लॉ की बैकिंग होती है। लॉ का मतलब है कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वहां से बैक्ड होते हैं, वो अपनी पावर वहां से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अबोलिश किया, खत्म किया। अबोलिश का मतलब होता है खत्म करना, और उसको कौन सा राइट बना दिया? फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया। क्लियर? देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी का कंसेप्ट, ठीक है। तो किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी कब हो सकती है? जब इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि इलेक्शंस ही नहीं है तो डेमोक्रेसी कहां से होगी, ठीक है। इसलिए तो आप लोग अभी तो आप लोग शायद पढ़ नहीं रहे होगे, लेकिन सोशल मीडिया अगर देख रहे होगे तो ये बात चल रही है कि मोदी गवर्नमेंट एक टाइम और आ गई तो वो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगी। तो डेमोक्रेसी खत्म एक ही वे से हो सकती है, इलेक्शंस क्लियर ना हो, इलेक्शंस में करप्शन हो, या इलेक्शंस हो ही ना, तो ही डेमोक्रेसी को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि डेमोक्रेसी वो पावर है जिससे आप लोग अपनी गवर्नमेंट चुनते हो। अगर आपसे वो पावर ही ले ली जाए, वो पावर कैसे ली जा सकती है? इलेक्शंस ही ना, ठीक है। सो इलेक्शंस आर द मोस्ट बेसिक क्राइटेरिया ऑफ एनी डेमोक्रेसी। क्लियर? तो इलेक्शंस पढ़ेंगे हम इंडिया में। पहले इलेक्शंस हुए थे 1951 1952 में, और लास्ट इलेक्शन हुए थे 2019 में। तो इंडिया में बहुत बार इलेक्शंस हुए हैं, बहुत बार 5 साल में हुए हैं, बहुत बार 5 साल से पहले भी हुई हैं। अगर गवर्नमेंट फॉल हो जाती है तो 5 साल से पहले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले वाले ध्यान रखने हैं कि व्हेन डिड द फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हैपन इन इंडिया? 1951 1952 में हुए थे, ठीक है। उससे पहले गवर्नमेंट थी, लेकिन वो ब्रिटिशर्स बना के गए थे। जब ब्रिटिशर्स 1947 में गए तो वे गवर्नमेंट बना गए थे। तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब हुए? 1951-52 में, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव्स, कि इंडिया में एग्जीक्यूटिव कौन है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 3 क्या हैं? ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मैंने कौन बताया था, कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब आ जाएंगे उसमें। तो ये एग्जीक्यूटिव है। तो हम एक एक एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस क्या हैं, कैसे उनको चुना जाता है, ठीक है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, वो सारा का सारा डिटेल में इन 3 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, फिर लेजिस्लेचर पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट पढ़ेंगे, और स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, हर एक स्टेट में जो लेजिस्लेचर है। फिर जुडिशरी पढ़ेंगे। इंडिया में जुडिशरी के लिए 2 वर्ड यूज किए जाते हैं। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। कौन से 2 वर्ड? इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड। इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि किसी का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, वो अपना ही एक सिस्टम है जो चलता है। इंटीग्रेटेड मतलब लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक एक ही जुडिशियल सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि स्टेट का जुडिशियल सिस्टम अलग हो, सेंटर का अपना अलग हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक ही सिस्टम है पूरा का पूरा, नीचे से लोअर कोर्ट से लेके
फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है और इंडिपेंडेंट है, ना तो एग्जीक्यूटिव उसमें दखल दे सकते हैं, ना ही लेजिस्लेचर उसमें कोई दखल दे सकते हैं। ठीक है, कैसे इंडिपेंडेंट है वो हम पढ़ेंगे जब चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इंडिया में फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का मतलब होता है, ये चीजें यही लिखते जा रहा हूं जो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और पावर की जगह एग्जैक्ट वर्ड क्या लिखूं? अथॉरिटी। तो जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का या अथॉरिटी का, कि किसके पास कौन सी अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटी है, तो इंडिया में एक फेडरल सिस्टम है। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। हम लोगों ने पढ़ा है 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, तो उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उस चीज को हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म में, कि इंडिया में कैसा फेडरलिज्म है। हालांकि फेडरल वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ, फेडरल नाम का कोई वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, और ये फेडरलिज्म जो है हम लोगों ने कनाडा से लिया था। कहां से लिया था? कनाडा। कुछ चीज मैं आप लोगों को बार बार बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद रह जाए। ठीक है, फेडरलिज्म हम लोगों ने लिया कनाडा से, कि इंडिया में एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या है, तो आप क्या बताओगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स हैं, और लोकल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स है। पावर का मतलब है अथॉरिटी है, और वो अथॉरिटी किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन में। ये फेडरलिज्म में जो अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की गई है किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया ना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है, ये स्टेट गवर्नमेंट के, ये लोकल गवर्नमेंट के। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? इंडिया के लोगों ने लिखा है, अपने लिए लिखा है। ठीक है, तो लोग सुप्रीम है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है इंडिया में। देन उसके बाद हम 8th चैप्टर में पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का स्पेशल फीचर क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इनका स्पेशल फीचर क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल बता दो। प्लेबिसाइड, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइड आर द टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोगों की कैसे आई, क्यों डायरेक्ट डेमोक्रेसी को बाद में लाया गया इंडिया में? डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में आई है 1992 में, 1992 में। ठीक है, उससे पहले 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस इंडिया में नहीं होता था। ठीक है, तो क्यों हम लेट हो गए, जबकि महात्मा गांधी कभी से इसके फेवर में थे कि इंडिया में ग्राम स्वराज होना चाहिए। आप लोग पढ़ोगे हिस्ट्री में दैट महात्मा गांधी वाज इन फेवर ऑफ ग्राम स्वराज। एज द नेम सजेस्ट, ग्राम मतलब गांव, स्वराज मतलब सेल्फ रूल। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, कि गांव का सेल्फ रूल होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंस के कई सालों बाद हम लोग उस लेवल पे गए, वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग क्या होता है? जिसमें चेंज हो, जिसमें चेंज हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कैसे होता है? अमेंडमेंट से। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, कैसे पहला अमेंडमेंट हुआ, कैसे टाइम टू टाइम जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए उनमें क्या क्या चेंज लाया गया, वो हम सारे पढ़ेंगे। जैसे 42nd अमेंडमेंट पढ़ेंगे, 44 पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे, और भी कई सारे अमेंडमेंट हैं जो इंपॉर्टेंट थे, वो सारे पढ़ेंगे। फिर लास्ट में पढ़ेंगे फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसफी का मतलब, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलोसफी हो सकती है, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के बारे में क्या बोलता है, कि वो इंडिया कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, मेन चीजें जो है वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल से हम लोग इस चीज को स्टार्ट करेंगे। जो आपके पास बुक है, ये सारे के सारे 10 चैप्टर हम कवर करेंगे। कॉपी बना लिया आप लोगों ने अलग से? लिख रहे हैं उसमें? तो एक काम करना, कल सबमिट करवा देना, जब तक यहाँ तक जो लिखा हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, वो सारा का सारा एक सबमिट करा देना एक बार।